5 साल का मेरा करियर रहा है। तो काफ़ी स्ट्रगल फेस था। और कैसे इन लोगों ने कितने कम समय में अपने मुकाम को हासिल किया। एसएससी में सिलेक्शन लिया, उसके पीछे जो भी मेन कारण रहा है कि वो गुरुओं की गाइडेंस रही है, डायरेक्शन। और एक जब आपको जॉब जब भी मिलती है जब आप उसके लायक हो। कि हम वहाँ से स्विच कर जाएंगे और मुझे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहिए। मन मेरा स्टार्टिंग से ही था गवर्नमेंट सेक्टर में आने का। कि इंसान को कुछ करने के लिए हमेशा दो ही चीज़ मोटिवेट करती हैं, या तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव हो या तो अभाव हो। हेलो इंजीनियर्स, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते होंगे कि एसएससी जेई का जो रिजल्ट आया है, नो डाउट डेफिनेटली, तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा, बहुत सारे बच्चों का रिजेक्शन हुआ होगा। तो आज हम आप लोगों से एक ऐसे बच्चे से मुलाकात करवाएंगे जो एसएससी जेई के टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत है अभी अभी रिसेंटली। तो उनकी अपनी सक्सेस स्टोरी क्या रही, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशंस के दौरान थोड़ा सा बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो lenient हो जाते हैं। मतलब पढ़ाई तो करते हैं बट अच्छे से नहीं करते हैं। तो आज ये स्टोरी मुझे लग रहा है कि आप लोगों के जहन में, जिसको बोलते हैं ना, बर्निंग डिज़ायर पैदा करेगी, जिससे कि आपकी प्रिपरेशंस की स्पीड एक्स नहीं 4x हो जाएगी। क्योंकि मैंने जब इनके बारे में सुना, अब चूंकि मैं इनको पढ़ाया हुआ हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें पता है कि किस तरह से ये लोग पढ़ते थे और कैसे इन लोगों ने कितने कम समय में अपने मुकाम को हासिल किया। तो अजय, थैंक यू फॉर जी, ज्वाइनिंग अस। थैंक। एंड सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बेसिकली अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बच्चों को आइडिया दीजिए, जिससे कि बच्चे भी कुछ आपसे मोटिवेट हो जाएं शुरुआत में। जी, नमस्कार साथियों, मेरा नाम अजय है। मैं हरियाणा सोनीपत का रहने वाला हूँ और एसएससी से सिलेक्टेड हूँ। और ये सब जितने भी मतलब सिलेक्शन की प्रक्रिया रही, इनमें आर के मिश्रा सर का बहुत साथ रहा। और इससे पहले तैयारी करने से पहले मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर 5 साल का मेरा करियर रहा है। वो काफ़ी स्ट्रगल फेस था और मेरे लिए काफ़ी स्ट्रगल भी था कि वही वहाँ से 5 साल का एक्सपीरियंस के बाद तैयारी करना और वहाँ से नौकरी लेना। और उसमें मेरी मदद आर के सर ने भी की। 9 महीने के अंदर मात्र एसएससी में सिलेक्शन लिया। और उसके पीछे जो भी मेन कारण रहा है कि वो गुरुओं की गाइडेंस रही है, डायरेक्शन। और जो भी क्लासरूम में पढ़ाया जाता था उस पे पूरा ध्यान देना और घर पे जाके उन चीज़ों को स्टडी करना, नोट्स को अच्छे से स्टडी करना। और जितने भी स्टडी मटेरियल मिलते हैं कोचिंग सेंटर से या ऑथेंटिकेटेड वो मिलते हैं अपने को स्टडी मटेरियल, उस पे उसमें जो न्यूमेरिकल है उनको करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करना और एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर तैयारी करना। और जहाँ पे भी कहीं पे प्रॉब्लम आती थी तो आर के मिश्रा सर से हम लगातार टच में रहते थे, क्वेश्चन के बारे में भी पूछते थे। और उसके बाद एक चीज़ और है कि देखो, हर किसी को मौका नहीं मिलता तैयारी करने का जो आपको मिला हुआ है, और अच्छे गुरु नहीं मिलते। तो आर के मिश्रा सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और एक जब आपको जॉब जॉब जब भी मिलती है जब आप उसके लायक हो जाते हो। उसको लायक करने, आपके लायक बनने में आपके टीचर बहुत सहयोग करेंगे। और जो रास्ता बताते हैं उस पे आपको लगातार काम करना है। ठीक है। तो बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे वीडियो को, तो ऐसा भी होता होगा, दो वर्ग का हमारे पास बच्चा होगा। जी, एक तो जैसा आपने कहा कि आप खुद प्राइवेट सेक्टर में 4 से 5 साल बहुत कम वेजेस में, सैलरी में आपने काम किया। जी सर। तो आपके मन में ऐसा क्यों आइडिया है कि हम वहाँ से स्विच कर जाएँगे और मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करना चाहिए? तो ऐसा वहाँ पे आपको क्या चैलेंज समझ में आ रहा था कि आपको वहाँ से स्विच करने का मन कर गया? सर देखिए कि ये वैसे तो सबका व्यक्तिगत विषय है कि वो उसको क्या करना है, लेकिन मेरे को जैसे मैंने 5 ईयर वहाँ एक्सपीरियंस मतलब कंपनी में काम किया, हुँ, तो मुझे लगा कि ये यहाँ पे मतलब कंटिन्यूअस लंबे समय तक आप काम नहीं कर सकते। और आपकी जो वहाँ पे एक जो माहौल रहता है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं रहता आपका। हुँ, एनवायरमेंटल की वजह से मान लो आप, या हेक्टिक टाइम शेड्यूल है, शिफ्टों की नौकरी है और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो उस टाइम मुझे लगा कि भई इसको स्विच करना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना चाहिए। दूसरा मन में कहीं ये था कि स्टार्टिंग में थोड़ा-सा कुछ बच्चों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, तो वो कर लेते हैं कि भई प्राइवेट स्टार्ट करेंगे, पैसा जोड़ेंगे, फिर कोचिंग लेंगे, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। मन मेरा स्टार्टिंग से ही था गवर्नमेंट सेक्टर में आने का।
लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन जब 5 साल हो जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका 5 साल में कंपनी में लगातार एनवायरनमेंट में काम करके आपकी कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, टाइम आपको मिल नहीं रहा है, सोशल लाइफ नहीं है। तो मैं उस चीज़ को देख के सर इधर आया था और फिर एक जुनून भी था कि देखो इसको करना ही है, नहीं तो ये ना लाइफ में ये रह जाएगा कि भई हमने ट्राई ही नहीं की कभी मतलब गवर्नमेंट करो या सर्विस मरो की। की स्थिति थी हाँ, कि मैं बिल्कुल। अगर उधर हूँ तो मेरा लाइफ सेटल नहीं है। जी, जी, जी। और ज़िंदगी में बहुत सारे मुझे हमेशा एक बात बच्चों को बोलता हूँ हुँ, कि इंसान को कुछ करने के लिए हमेशा 2 ही चीज़ मोटिवेट करती हैं, या तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव हो, जी, या जी। तो अभाव हो। तो बिल्कुल सर। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे आपको एक अभाव-सा महसूस हो रहा जी, जी, होगा जी, अपनी जी। लाइफ में चीज़ों जी, को अच्छा करने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि सपोज़ करो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशंस को क्रैक करना है। जी, तो एसएससी, जेईई जैसे एग्ज़ाम को क्रैक, आपकी ब्रांच मैकेनिकल है, जी सर। क्योंकि मैकेनिकल में ऐसे भी बहुत कम वैकेंसी आती है। जी, बिल्कुल, डेफ़िनिटली सर। और उसमें आपने एसएससी जैसे एग्ज़ामिनेशन में एक अच्छा रैंक लाए। जी, अब चूँकि हम लोग और एसएससी का वो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट माना जाता है, अगर बीइंग एन मैकेनिकल इंजीनियर मैं बात करूँ। तो आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे पढ़ाई किया आपने? कहाँ से शुरू किया और क थोड़ा-सा बच्चों को आइडिया दीजिए, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे कॉमन डाउट होते हैं, कितने घंटे पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, किस टाइम पे पढ़ा जाए, कैसे अपने नोट्स बनाया जाए? चूँकि मैकेनिकल में न्यूमेरिकल्स भी है, थ्योरेटिकल चीज़ें भी जी, हैं, तो वो सारा एक बच्चों को ब्रीफ आइडिया ज़रूर दीजिएगा। जी। हाँ, देखिए सर, इस बात पे तो डिपेंड बच्चे के ऊपर ही करता है कि वो कितने घंटे पढ़े और सबकी मेंटल कैपेसिटी अलग-अलग है। लेकिन फिर भी यार एन इवन मतलब एवरेज बच्चे के लिए हम अगर देखा जाए तो 8 से 9 घंटे आप पढ़ाई बहुत सफिशिएंट है। कोचिंग सेंटर में जैसे अभी आप कहीं पे भी जॉइन करते हो, कोचिंग के लिए करते हो या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे करते हो, तो 3 से 4 घंटे की क्लासेस रहती है। उसके बाद आप 4 घंटे से 5 घंटे पढ़ सकते हैं। वो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन वो 4 से 5 घंटे के अंदर आपको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, डेडिकेशन के साथ आपको काम करना है। और स्टार्टिंग तो सर जैसे बेस है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो भी उसमें वहाँ पे सब्जेक्ट आएँगे तो उसका बेस, जितना आपका बेस अच्छा बनेगा, अब बेस बनाने में आपको आपके टीचर से वो करते हैं, आपका खुद के अंदर का मोटिवेशन, खुद के अंदर का डेडिकेशन, आपके इमोशन, पेशेंस सब चीज़ें काम करती है सर। तो वो टाइम की तो मैं बताऊँगा सर, टाइम तो 8 से 9 घंटे सफिशिएंट होता है, लेकिन वो डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए। आप उसमें पूरे डेडिकेशन के साथ काम करें। और बेसिक आपको स्टार्टिंग से आपका मजबूत करना पड़ेगा। तो और साथ के साथ में जो आप लोग जो गाइडेंस देते हैं सर, उस पे काम करना पड़ेगा। ओके, तो एग्ज़ामिनेशन में जैसे अगर बच्चों के एक सवाल आते हैं कि आपने क्या प्रिपरेशंस के दौरान अपने खुद के नोट्स बनाए थे? क्योंकि आजकल देखिए ऑनलाइन का दौर आ चुका है। तो बहुत सारे लोग वीडियो देखते रहते हैं। वीडियो लोगों को लगता है कि नहीं, वीडियो देख कर के हमें चीज़ें याद रहेंगी। तो क्या आपको लगता है कि नोट्स के इम्पोर्टेंट है आज के समय में? भले ही टीचर्स सब कुछ हम लोग दे देते हैं, वीडियो कोर्स दे देते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो दे देते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। बट क्या आपको ऐसा लगता है कि बच्चों को खुद के अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ नोट्स की ज़रूरत होती है क्या? बिल्कुल सर, डेफ़िनेटली आपको अपनी खुद के नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हुँ, क्योंकि देखो एसएससी जैसे एग्ज़ाम में आपको जब आप मेंस देते हैं तो बहुत कम समय में आपको 2 आवर्स के अंदर 300 नंबर के पेपर करने हैं, तो आपको नोट्स तो आपको बिल्कुल डेफ़िनेटली। और अब चूँकि आप एसएससी ने तो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न भी बदल दिया है, मेंस अब ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड मेंटेन करना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो अब आपको एक चीज़ मैं आपसे पूछूँ कि न्यूमेरिकल्स वगैरह को कैसे आपने हैंडल किया? क्योंकि एसएससी में न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल के लिए आपकी रणनीति क्या होती थी? न्यूमेरिकल के लिए सर प्रैक्टिस है न्यूमेरिकल की, जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑथेंटिकेटिंग बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, टाइम बाउंड मैनर में उसको सोल्व कीजिए और फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए बहुत अच्छे से। और फिर जो टीचर जो बताते हैं कि भाई इसको कम समय में कैसे किया जाना चाहिए, तो उस पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत अच्छी। और अब ये रटा-रटाया वाला माहौल तो है नहीं सर, मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस आपकी तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल इसको ऐसे करना चाहिए था, इसमें यहाँ टाइम बचेगा। तो काफ़ी मतलब सारी चीज़ों की ज़रूरत है, नोट्स की भी ज़रूरत है, सर की भी बताई हुई चीज़ों की ज़रूरत है, अपने आप से की प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है।
सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब ये है कि मिजाज भाई कि अगर आपका ओपिनियन दिया जाए तो आपके नोट्स तो होना ही चाहिए, साथ में टीचर्स के ट्रिक्स वगैरह भी होना चाहिए, जी, जी। और साथ में एक हमेशा जो हम लोग बोलते रहते हैं कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना जी, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रिपरेशंस और ज़्यादा बूस्ट होती रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइएगा, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ कि प्रिपरेशंस के दौरान बहुत सारे बच्चों को कभी-कभी ऐसा होता है कि डीमोटिवेट हो जाते हैं। जो कंसिस्टेंसी है, वो मेंटेन नहीं हो पाती है। तो आपको ऐसी कौन-सी चीज़ या किस तरीके से ऐसे सिचुएशंस में आप बाहर आते थे? कि जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार, हमारी पढ़ाई थोड़ी-सी आज हमने कर लिया, कल मन नहीं किया, परसों फिर से कर लिया। तो आपको ये ट्रैक पे लाने के लिए कौन-सी चीज़ ऐसी होती थी? सर ट्रैक पे लाने के लिए आप हम लोग जैसे समझते हैं, स्टूडेंट ही समझते हैं, तो सबसे बड़ी मोटिवेशन आपकी इमोशंस है। आप अपनी फैमिली को देखेंगे तो आपके एजुकेशन पे इतना पैसा लगाया गया है, आपको स्पेशल गाँव से कहीं-कहीं से निकल के आके कोचिंग दिलाई जा रही है, किस-किस हालात में दिलाई जा रही है और आपके पास कितना लिमिटेड टाइम है, आपको सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। और ये एक सत्य है कि जब मैं भी देखता था कि एक बार बच्चे जो है ना मतलब घर जल्दी चले जाते हैं या माहौल चेंज करते हैं। तो माहौल चेंज नहीं करना है आपको, जो आपने स्टडी का माहौल मेंटेन के रखना है, ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कंटिन्यूअस मेहनत करते हैं। हुँ। और एक चीज़ और है कि ये बेसिकली सी बात है, आपका 1 दिन का गैप आपको 1 वीक पीछे ले जाएगा, 1 वीक का गैप आपको 1 मंथ पीछे ले जाएगा। तो आपको बहुत सी चीज़ें देखनी है, अपने परिवार को भी देखना है, आपके ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट परिवार वालों ने किया है, आपसे क्या उम्मीदें हैं। तो अगर आप नेगेटिव होगे तो आप बहुत पीछे जाएँगे, तो नेगेटिव तो बिल्कुल सर बनता नहीं है और जब भी नेगेटिव लगे, आप अपनी पढ़ाई को डबल ट्रिपल करें, मेहनत करें, बुक्स में और ज़्यादा पढ़ाई करें, तो नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आएगी। तो मैकेनिकल में तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, आपको भी पता है। जी सर, जी सर। तो मैकेनिकल में देखो प्री जब होता है तो अराउंड आउट ऑफ 200, तो आपने कितना टारगेट सेट किया था कि आपने नॉन टेक्निकल को कैसे मैनेज किया? क्योंकि मैकेनिकल या पूरा ओवरऑल एसएससी जेईई कम्युनिटी की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको नॉन टेक्निकल में होती है। जी। रीजनिंग हो गया और आपका जनरल अवेयरनेस। तो नॉन टेक को लेकर के आप थ्रू आउट द जर्नी किस तरीके से आपने नॉन टेक और टेक्निकल को बैलेंस किया? सब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को 5 ईयर का कंपनी एक्सपीरियंस, तो मेरी जो नॉन टेक है वो तो काफ़ी डगमगा गई थी। लेकिन अच्छा। लगातार प्रयासरत रहे, बुकों को पढ़ते रहे, क्वेश्चन करते रहे, रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहे। और जैसे अभी एग्ज़ाम से पहले कुछ इवेंट होने हैं उनके बारे में, और एसएससी की तो जीके सर आपकी करंट अफेयर वगैरह की आती नहीं है। हाँ। तो प्रीवियस ईयर से भी अच्छा चलता है, लेकिन मैंने थरोली उसको डीपली पढ़ा, तो हो गया। और रीजनिंग भी एज ए आपको प्रैक्टिस के लिए करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मतलब ये है कि न्यूज़पेपर वगैरह या करंट की सारी चीज़ों को पढ़ करके अच्छे से कई बार चीज़ों को करके, और इनफैक्ट अब तो क- एसएससी जेईई में डायनामिक हो चुका है। नॉन टेक्निकल आप आपके समय भी करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आने लगा था। तो मिला-जुला के करंट अफेयर्स लेकर के सारी चीज़ों को लेकर के आपका यही है कि डीप चीज़ें पढ़ो। जी डीप डीप हुँ। बेसिक से आप उठ सकते हो। आप अगर बेस आप मजबूत नहीं है तो फिर आप। तो एग्ज़ाम प्रेशर कैसे आप लोग मैनेज करते थे? जैसे कि एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या आप टेस्ट दे रहे हैं या किसी भी चीज़ को दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम के प्रेशर को कैसे मैनेज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम आ जाता है, तो गिव अप कर देते हैं। उनको लगता है कि रिवीज़न मतलब उनका सारा चीज़ तैयार नहीं है, क्योंकि आप 8 महीने से पूरी प्लानिंग करके चल रहे हो, सारा चीज़ है, आपने बहुत अच्छा सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा। बट लास्ट मोमेंट में सारी चीज़ों को रिकॉल करने के लिए आपकी अपनी रणनीति क्या होती है थी? सर मेरी रणनीति मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो हम जो 1 मंथ पहले ही रणनीति तैयार कर लेते थे कि मुझे डेली के इतने प्रैक्टिस सेट करने हैं। हुँ, हुँ। और प्रैक्टिस सेट चाहे मेरे को मतलब रात को करने पड़े या दिन में करने पड़े, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने हैं। और रिवीजन के लिए सर नोट्स आपके बहुत काम आते हैं। उस टाइम जब आप बुक्स में तो जा नहीं सकते, जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, उस टाइम वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। फास्टली आपका काम हो जाता है। ओके, मतलब तो टीचर्स के नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स टूल हो जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। अगर मैं मैकेनिकल में बात करूँ, अगर थर्मोडायनामिक्स पी के ना कोई पढ़ना चाहे, तो मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम कंज्यूम बहुत, करेगा, बहुत सर, बहुत ज़्यादा और टाइम वहाँ लगता पे अगर हमारे पास क्रिप्स कंटेंट होता है तो है। जी, बहुत काम आता है। तो एक चीज़ मुझे बताइएगा कि फार्मूला चार्ट और शॉर्ट नोट्स वगैरह का जी। कुछ आपने इस तरह का टेक्निक डेवलप किया था या क्या था कि फार्मूला और आपको कैसे याद रहे, या बच्चों को फार्मूला चार्ट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल सर, फ़ॉर्मूला चार्ट आप बनाना चाहिए।
फार्मूला चार्ट बनाना चाहिए, उसको टाइम टाइम पे रिवाइज करना चाहिए, बार बार लिख के देखना भी चाहिए। और डायग्राम का मेन रोल है। डायग्राम को भी आप डायग्राम से आपको बहुत चीज़ें क्लियर कट हो जाती है। तो डायग्राम, फार्मूला, चार्ट्स, ये सब आपके पास होने चाहिए, स्टडी रूम में होने चाहिए। अच्छा, स्टडी रूम में होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए सर। और कुछ मुझे थोड़ा-सा मतलब कि एक बात और भी बताइए कि एग्ज़ाम में अगर अटेम्प्ट करना हो बच्चों को, जैसे एग्ज़ाम में बच्चा कोई अपीयर हो चुका है, जी तो ऑन ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स का क्या पहले रीजनिंग स्टार्ट करे या जीए स्टार्ट करे या टेक्निकल स्टार्ट करे? एक बच्चों के कॉमन सवाल होते हैं, तो आपका अपना क्या ओपिनियन है इस पे? सर, मैं इस ब्रेन को है ना स्पंज की तरह देखता हूँ। हुँ, हुँ। कुछ बच्चे लगातार एक ही सब्जेक्ट पे को घंटे-घंटे 6-6 घंटे पढ़ते हैं। हुँ, तो उसमें दिमाग स्पंज की तरह काम करता है, उसमें वो कैपेसिटी नहीं बन पाती। आपको बदल-बदल के, मतलब अभी आपने 2 घंटे आपने आपने टेक्निकल किया है, 1 घंटा आप रीजनिंग कीजिए, 1 घंटा आप जीके कीजिए। अपने माइंड को स्पंज की तरह क्रिएट बनाइए। सो जितना आप गेन कर पाए एक सब्जेक्ट में, आप देखोगे कि 2-3 घंटे के बाद आपको वो आपके ऊपर से जाने लग जाता है, आप समझ नहीं पाते। इसलिए हुँ, हुँ। स्पंज की तरह सारी चीज़ों पे वर्क करना है। वो जो करता है तो फिर एग्ज़ाम टाइम में उसको प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि आपको स्किप करना है रीजनिंग से, मैं आपको जीएस में जाना है, फिर आपको टेक्निकल में जाना है, फिर वो दूसरे सब्जेक्ट में जाना है। तो उसके लिए आपको सारे सब्जेक्ट मैनेज करने पड़ेंगे। तो वो मैनेज करने के लिए आपको ऐसा नहीं लगातार एक को पढ़ना है, बदल-बदल के पढ़ना तो थोड़ा-सा अपने फैमिली बैकग्राउंड में अगर जाएँ हैं, तो घर वाले का क्या ओपिनियन रहा? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके घर वाले क्या करते थे और आपसे क्या उम्मीदें थी? और सिलेक्शन के बाद आपने सबसे पहले किसको रिपोर्ट किया कि भाई मेरा सिलेक्शन हो चुका है? चूँकि ये बड़ा अच्छा एक है। उप जी। पॉइंट रहता है। सर, जैसे बैकग्राउंड की बात बताएँ तो मेरे फ़ादर कॉन्ट्रैक्टर थे कंपनी के अंदर। तो उन्होंने अपनी फ़र्म स्टार्ट की थी अजय केमिकल के नाम से ही, मेरे नाम से ही स्टार्ट की थी। हुँ, हुँ। लेकिन वो इतनी ज़्यादा चल नहीं पाती थी, आप फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। हुँ, हुँ। तो उसके ही चलते मैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर आया था। और जब मैं क्विट करने का भी मेरा ये था कि मैं होंडा कार के अंदर था, मेरे ऊपर प्रेशर आया था, तो मैंने अपने फादर को बाहर निकल के फ़ोन किया था कि भई मैं ये जॉब नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो मेरे फादर ने एक ही बात बोली थी कि आप जाके पढ़ना, मुझे इधर-उधर घूमते मत मिलना। तो मेरे को मेरे फादर को ही प्रूव भी करना था और परिवार में कि भई मैं इसको, और सबसे पहले रिज़ल्ट आते ही फादर को ही बताया था मैंने, अच्छा, अच्छा। फिर साफ सब सर को बताया था। हुँ, हुँ। तो बेसिकली बच्चा किसको फादर मदर को बता के और टीचर को बता के ही खुश होता है। तो राइट, जैसे राइट। सब बच्चे करते हैं ऐसे हाँ, ही मैंने किया सर। राइट। और बैकग्राउंड तो तो बीच आपने घर में। वालों को बताया कि हमारा सिलेक्शन एसएससी जेईई के थ्रू अच्छे डिपार्टमेंट में हो चुका जी। है, चूँकि एक लिमिटेशन है कि हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते, डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते उस डिपार्टमेंट का। जी। बट ये है कि मतलब कि बताने के बाद उनका रिएक्शन क्या रहा? सर, वो बहुत खुश हुए। और बीच में जो फ़ेज़ गया था ना सर, वो काफ़ी मेंटल डिस्टॉर्शन का फ़ेज़ था। राइट। लेकिन उससे उनको जब ये पता लगा कि बच्चे का सिलेक्शन अच्छी जगह हुआ है, तो एक बहुत अच्छा मैसेज गया। हाँ, और चारों तरफ अच्छा मैसेज आता है कि एक हाँ। कोई भी स्टूडेंट कहीं जाके 5-6 साल अपनी लाइफ के लगाता है, उसके बाद फिर तैयारी करने आता है और फिर सिलेक्शन लेता है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल होगा सर, हुँ। होगा लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल ज़रूर होगा। हुँ, हुँ। अगर पॉज़िटिव नज़रिए से देखेंगे तो एग्ज़ाम्पल ही सेट होता है ये। राइट। क्योंकि मेरे साथ भी कुछ लोग आए थे सर्विस करके जिन्होंने किया था, तो वो मेरे लिए एग्ज़ाम्पल थे। और अच्छी बात रही कि अजय जिस कम्युनिटी में हमारे साथ पढ़ते थे उस समय हमारे कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें और भी हैं, तो आप लोगों से कभी मौका मिलेगा, हालांकि उनके साथ हमारा इंटरव्यू हो चुका है, तो बाकी लोगों का भी कनेक्ट करेंगे हम। तो ये होता है कि देखो ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल अगर आपकी ब्रांच है और आप ये सोच लो कि एसएससी जेई में सिलेक्शन नहीं हो सकता और आपको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिल सकता, तो यार ये गलत मिथ है। और आप अपने मनपसंद डिपार्टमेंट को गेन कर सकते हो। चूँकि अभी-अभी रिसेंटली रिज़ल्ट आया है, तो मुझे ये बात डिस्कस करना था क्योंकि अभी इस बार तो मैकेनिकल में अच्छा बच्चा सेलेक्ट है। एक हमारा फाइट रहता था हमेशा, इनफैक्ट उस डिपार्टमेंट में भी होता है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के कंबाइंड कट ऑफ बनती है। जी, सर। तो पिछली बार इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा सिलेक्शन हो गया था, मैकेनिकल का कम हुआ था। तो एसएससी चेक एंड बैलेंस करती रहती है कि कब किस डिपार्टमेंट के बच्चे को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये बिल्कुल सर। सिलेक्शन पॉसिबल है, बट आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि और भी अजय अगर आपको लगता है कि कुछ बातें हमारे से अधूरी रह गई और आपको बच्चों को कुछ मैसेज देना है, सो दैट कि बच्चा आपको सुन रहा है और एज़ अ सीनियर आप उनको गाइड कर सकते हैं।
देखो मेरे पास सर काफ़ी बच्चों के फ़ोन हुँ, आते हैं भी है कि सर मेरे को ये डिपार्टमेंट कैसा रहेगा मेरे को। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। हुँ, एक बेसिकली आप ना सिलेक्शन के लिए तरफ ध्यान दें। आपने स्टार्टिंग की और आपको बैठे-बैठे आप ख़्याल लेने लगे कि मुझे उस डिपार्टमेंट में मिलेगा। अब वो मिलना सेकेंडरी है। हुँ, हाँ, आपके अंदर है मन में वो, तो उसके लिए लगातार मेहनत करें। हुँ। और टच में रहें, टीचर की टच में रहें। आपकी चाहे क्लासेस ख़त्म भी हो गई, उसके बाद भी जाए सर मेरे को ये चीज़ें नहीं क्लियर हो रही है। और उसके बाद सेल्फ मोटिवेटेड ज़रूर रहें, क्योंकि उस टाइम बच्चे कहीं रूम लेके रहते कहीं, तो ऐसे नेगेटिव, जहाँ भी नेगेटिव माहौल उसमें ना जाएँ, पॉजिटिविटी की तरफ रहे। और अब जब मैं ये भी देखता हूँ सर, मैं तो देखो 2000 जैसे मैं आया था तो मैं ये सोच के आया था कि मुझे करना ही करना है। तो यही हुँ। सोच के आप तैयारी करें, मुझे करना ही करना है। वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कोई भी है फ़ील्ड, वो आपको फिर कोई नहीं रोक पाता कि आपको करना है तो करना है बस। राइट, तो एक जी। बर्निंग डिज़ायर है तो आप हाँ, डेफ़िनेटली कर ले डेफ़िनेटली जाओगे बिल्कुल सर। और कम अच्छा। समय में भी आप कर पाओगे हुँ, सर। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कितने टाइम में आपका एग्ज़ाम ये नि अच्छा क्रैक हो गया था? सर मैं सितंबर, मतलब आप ये देखिए कि सितंबर जनवरी के आसपास दिसंबर के आसपास प्री है, हाँ, मेंस उस अगस्त के आसपास होता था। तो ये मेरा टोटली ही 8 बचा 4, मतलब करीबन 11 द 10 से 11 महीने के तो अंदर ही हो गया। एसएससी में ये मिथ है क्या बच्चों को 4 साल 5 साल लगता है तैयारी तभी जाकर के सिलेक्शन नहीं, नहीं होता है? सर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे पढ़ते हैं, आपका नज़रिया कैसा। मिथ वो बच्चों ने बना रखी है। वो ऐसा नहीं है कि जो डेडिकेशन से करते हैं ना मेहनत, और हुँ, वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आपको जल टाइम फ्रेम के अंदर ही जॉब मिल जाती है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि हमने बहुत सारी बातें किया जी सर। एंड मेरी तरफ से बस इतना ही है कि यार आप लोगों के अगर कोई कमेंट में अगर कुछ क्वेश्चंस होगा तो ज़रूर पूछिएगा और कमेंट में अजय आप लोगों को रिप्लाई भी करेंगे और ज़रूर आपको गाइड करते रहेंगे और इसी तरह की और भी स्टोरी हम आप लोगों के बीच में लाते लाते रहेंगे एंड थैंक यू अजय सर थैंक फॉर यू सर। जॉइनिंग अस एंड थैंक यू अच्छा सर। लगा।